हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से देखिए हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस चैनल पर मेनली केवल मैथ्स को ही कवर किया है, लेकिन आज से हम मैथ्स के अलावा एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को भी कवर करेंगे। आज देखिए जो हम पेपर सॉल्व करेंगे ये 27 अगस्त 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। यहाँ पर देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं 2016 से। 2016 से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर को देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसलिए 2016 से शुरुआत कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि 2016 से एसएससी ने अपने एग्ज़ाम को ऑफलाइन से ऑनलाइन कंडक्ट कराना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पेपर हुआ था हम वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं 27 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट से। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो 25 आते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 50 मार्क्स के। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, टपकन सिद्धांत या आपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी आय वितरण और ऑप्शन डी उपयोग। यहाँ पर देखिए टपकन सिद्धांत के बारे में बात हुई है, तो हम पहले टपकन सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। टपकन सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब ये क्या होती है ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए टपकन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यापार एवं धनी लोगों पर लगाए गए कर घटाने का पक्षधर है। उसका मानना है कि इससे अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज को दीर्घावधि में लाभ मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जो धनी लोग हैं या जो व्यापार करते हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो घटाया जाना चाहिए। घटाने से क्या होगा, तो ये घटाने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उस पर 20% टैक्स लगता है तो उसको 20 रुपये देने होंगे। तो जब 20 रुपये देने होंगे तो उसके पास कितने रह जाएंगे, उसके पास रह जाएंगे 80 रुपये। अब मान लीजिए टैक्स घटा कर दिया गया 10%, तो अब 10% हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। तो अब उसके पास 90 रुपये रह जाएंगे। तो पहले अगर वह व्यापार में 80 रुपये निवेश करता तो अब वह 90 रुपये कर पाएगा। तो अब जब वह 90 रुपये निवेश करेगा, यानी कि ज़्यादा निवेश बढ़ी है 10 रुपये का, तो इससे क्या होगा, व्यापार को एक बूस्ट मिलता है। तो उससे जो निवेश बढ़ेगा उससे अल्पावधि में तो व्यापार को फ़ायदा मिल जाएगा और दीर्घावधि में समाज को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका एक दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। देखिए जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी। ए की आय हम मान लेते हैं 10,000 रुपये, बी की आय मान लेते हैं 30,000 रुपये। ठीक है, अब ए को मान लीजिए देना है 10% टैक्स, क्योंकि ए कम रुपए कमा रहा है। तो 10% का मतलब हो गया 1,000 रुपये। और बी ज़्यादा रुपए कमा रहा है तो मान लीजिए इस पर लगता है 20% टैक्स, तो बी को देने होंगे 6,000 रुपये। अब ए के पास कितनी राशि रह गई, तो 10,000 में से 1,000 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9,000। इसी तरह से बी 30,000 कमा रहा था लेकिन 6,000 उसके टैक्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 30,000 में से 6,000 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 24,000 रुपये। अब यहाँ पर आप अगर इन दोनों की आय का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 24,000 में से 9,000 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15,000। तो यहाँ पर बी हर महीने ए से 15,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अब हमसे कहा गया है ट्रिकल डाउन थ्योरी में कि टैक्स को कम कर दिया जाए, तो हम ये मानते हैं कि दोनों ही साइड से 10-10% टैक्स को घटा दिया गया है। तो देखिए जब ए पे 10% टैक्स लग रहा है और 10% ही हम उसका टैक्स घटा देंगे तो यहाँ पर ए को कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर ये जो 1,000 रुपये टैक्स दे रहा था ये नहीं देगा। तो यहाँ पर जो उसकी आय है वो 10,000 रुपये ही रह जाएगी। अब हम देखते हैं बी कमा रहा था 30,000, वह पहले दे रहा था 20% टैक्स, अब उसका टैक्स भी 10% कम होना है।
तो यहाँ पर इसका टैक्स आ जाएगा 10%। तो देखिए अब 10% जब हम निकालेंगे 30,000 का तो वो 6,000 न रह करके वह रह जाएगा 3,000। तो जब हम 30,000 में से 3,000 घटाएंगे तो यहाँ पर बी की आय आ जाएगी 27,000 रुपये। ठीक है, अब अगर आप ए और बी की आय का अंतर देखेंगे तो अंतर आ जाएगा 17,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अंतर पहले 15,000 का था वो अंतर अब 17,000 का हो गया है, यानी कि बी ए से 17,000 रुपये ज़्यादा कमाएगा। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच का गैप है वो टैक्स घटाने से और बढ़ गया। यहाँ पर हमें लगता है कि टैक्स घटाने से फ़ायदा होगा, लेकिन ए और बी के जो बीच का अंतर है, जो उनका आय का अनुपात था पहले या उनके आय का वितरण था, वो अब बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो टपकन सिद्धांत है वो आय वितरण को नज़रअंदाज कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी स्थानीय निकाय, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी सरकारी कंपनियां। यहाँ पर देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी कैग, CAG। कैग के बारे में अगर हम बात करें तो यह है संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, 148। कैग की अगर हम बात करें तो इसे लोक धन का प्रहरी या रक्षक कहा जाता है और भीमराव अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। अब हम इसे लोक धन का प्रहरी क्यों कहते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए जितने भी केंद्र सरकार के ऑडिट होते हैं या राज्य सरकार के ऑडिट होते हैं उसको कैग ही चेक करता है। और जो एक संचित निधि होती है, संचित निधि, जिसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 226 में, 226, संचित निधि से जब भी पैसा निकलेगा तो उसको एक सही व्यक्ति यानी कि ऑथोराइज्ड व्यक्ति निकाल रहा हो, जिसके पास उसका अधिकार हो और वो एक ऑथोराइज्ड प्रोसेस से निकल रहा हो, ये भी कैग ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये तो है इसके कार्य। अब देखिए अगर हम कैग की योग्यता के बारे में बात करें तो संविधान में कैग की योग्यता के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति योग्य माने वह उसको इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कार्यकाल की, तो देखिए कैग का कार्यकाल 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। या तो जो व्यक्ति कैग का प्रमुख है उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या वह 6 वर्ष तक सर्विस कर लेगा तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैग के बारे में डिटेल है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए दिया गया है केंद्र सरकार, तो वो केंद्र सरकार का ऑडिट करता है, ये सही है। स्थानीय निकाय, देखिए अगर आपकी कोई प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट कंपनी है तो कैग इसकी जो ऑडिट है वो नहीं कर देगा, तो यहाँ पर यही हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार का भी ऑडिट करेगा, सरकारी कंपनियों का भी ऑडिट करेगा, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी 1927। तो देखिए काकोरी कांड के बारे में दिया गया है। काकोरी कांड क्रांतिकारियों द्वारा हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना है। हुआ क्या था कि क्रांतिकारियों के पास पैसा खत्म हो गया था और उनको खरीदने थे हथियार, तो उन्होंने सरकार का जो खजाना जा रहा था, ब्रिटिश सरकार उसको लेकर के जा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये भारत का ही खजाना है जिसको ब्रिटिश लूट रहे हैं, तो हम उनसे ये खजाना वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उस खजाने को लूटने के लिए एक प्लान बनाया था और यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। यहाँ पर 9 अगस्त भी आपको याद रखना है, तो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां आदि क्रांतिकारी इसमें शामिल थे।
सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने के आरोप में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। उनके भी नाम याद रखना, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है काकोड़ी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था, तो अभी हमने पढ़ा है 9 अगस्त 1925 को, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ऑप्शन ए रंगमहल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी बहाई मंदिर। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न। संगमरमर में स्वप्न की अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो वो हमको दी गई है अ ड्रीम इन मार्बल। अ ड्रीम इन मार्बल। और जो पत्थर में स्वप्न कहा गया है इसकी अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो ये दी गई है अ ड्रीम इन स्टोन। अ ड्रीम इन स्टोन। तो अ ड्रीम इन स्टोन या पत्थर में स्वप्न किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंचमहल को। अब आपको ये बताना है कि पंचमहल किस जगह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन सी प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन डी प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। देखिए अगर आपने लिंगानुपात के बारे में पढ़ा हो तो हम पढ़ते हैं 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगर आप भारत का वो देखेंगे डेटा कि लिंगानुपात का क्या है तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होगी, तो यहाँ पर हम प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें है? ए ब्रायोफाइट, बी टेरिडोफाइट्स, सी एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। यहाँ पर देखिए सहचर कोशिकाओं के बारे में हमें पढ़ना है, तो सहचर कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं। सहचर कोशिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स। तो देखिए सहचर कोशिकाएं यानी साथ में रहने वाली कोशिकाएं, यह फूल वाले पौधों के फ्लोएम में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा इसके बारे में है यह एटीपी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व चालनी तत्वों को प्रदान करती हैं। अब देखिए चालनी तत्व क्या होते हैं? चालनी तत्व होते हैं जो पौधों में चलते हैं, जो प्रोटीन वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। अब देखिए अगर चालनी तत्व चलेंगे तो इन्हें भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, और चालनी तत्वों को जो ऊर्जा मिलती है वो मिल जाएगी सुक्रोज से। सुक्रोज। तो चालनी तत्वों को सुक्रोज देने का काम भी सहचर कोशिकाएं ही करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी में पाई जाती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पारद, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि क्या विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब है कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन सी दिया गया है पारद। अगर आप पारद की इंग्लिश देखेंगे तो वो होती है मर्क्यूरी। ठीक है, तो देखिए तांबे में बिजली हमारी पास हो जाती है, लकड़ी में नहीं होगी, मर्क्यूरी में भी हो जाएगी और एल्यूमिनियम में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव और आसंजन, ऑप्शन बी श्यानता और उत्प्लवन, ऑप्शन सी तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लवन, ऑप्शन डी उत्क्षेपण और पृष्ठ तनाव। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पृष्ठ तनाव, आसंजन, श्यानता, उत्प्लवन, उत्क्षेप इन सभी की परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है?
द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक पानी की बूंद है, ये इतनी बड़ी। अब वो क्या करेगी कि हमेशा ये चाहेगी कि वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे, तो वो और छोटा होना चाहेगी। अब अगर छोटा होना चाहेगी तो उसका जो सरफेस रहता है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, क्योंकि उसको छोटा होना है। तो यहाँ पर इसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं। आसंजन दो भिन्न प्रकार के कणों या सतहों के एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन कहते हैं। आसंजन की प्रक्रिया में लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है दो भिन्न प्रकार के कणों। यहाँ पर मान लीजिए हम दो प्रकार के कण ले लेते हैं, एक है पानी का कण और एक है नमक का कण। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण लगेगा वो हो जाएगा हमारा आसंजक बल के कारण, और ये प्रक्रिया कहलाएगी आसंजन। इसी से मिलता जुलता एक और बल है ससंजक बल। एक होता है आसंजक बल, दूसरा होता है ससंजक बल। तो ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मान लीजिए एक जल की बूंद है, दूसरा भी जल की बूंद है, जल का कण है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कहलाएगा ससंजक बल। आगे हम देखते हैं श्यानता। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा सा बुलबुला है और आप उस पर अगर फूंक मारे तो बुलबुला थोड़ा सा अंदर को धस जाएगा, लेकिन वो फूटता नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर बाहरी प्रतिबल लगा रहे हैं और वो अपने आप को विकृत होने का विरोध कर रहा है। तो यही कहलाता है श्यानता। आगे है उत्प्लवन। तो उत्प्लवन के बारे में कहा गया है किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी, यहाँ पर ये डूबी कर लीजिए, डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लवन बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई वायु की बूंद है या वायु है, तो इस पर जो ऊपर की ओर बल लगेगा, क्योंकि इसको बाहर निकालना चाहेंगे, पानी चाहेगा कि वो अकेला ही रहे, यहाँ पर वायु ना रहे, तो ऊपर की ओर जो बल लगेगा इसको हम कहेंगे उत्प्लवन बल, और यही कहलाता है उत्क्षेप। ठीक है, तो उत्प्लवन बल या उत्क्षेप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 में हमसे कहा गया है किस कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। अब देखिए, अगर बुलबुले को बने रहना है तो उसे बाह्य दबाव का विरोध करना होगा और अंदर के दबाव को भी विरोध करना होगा, और दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे तभी वह बना रह सकेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है पृष्ठ तनाव और आसंजन। अब देखिए, अगर उसका पृष्ठ तनाव घटने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि पृष्ठ तनाव में क्या होता है, वह कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। तो अगर एक जो बुलबुला है वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर की जो हवा है वह बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बुलबुला फूट जाएगा। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव नहीं हो सकता है। अब देखिए, अगर पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही पृष्ठ तनाव है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है श्यानता। तो श्यानता के बारे में आपसे बताया है कि श्यानता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाहरी प्रतिबल से अपने आप को विकृत होने का विरोध करता है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। आगे हमसे कहा गया है उत्प्लवन। तो उत्प्लवन के बारे में हमसे कहा गया था कि आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल। तो यहाँ पर देखिए, ये बल ऊपर की ओर लगेगा और श्यानता जो है वो बाह्य बल है, यानी कि वो उसको अंदर की ओर धकेलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बल क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इन दोनों के कारण ही क्या होता है, एक बुलबुला बना रहता है। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जियोलाइट क्या है। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। यहाँ पर देखिए, क्वथनांक में भिन्नता का कारण बताना है। क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, एक होता है क्वथनांक और एक होता है गलनांक।
इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। देखिए गलनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर जो ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाए तो वह होता है गलनांक। जैसे जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री पर पानी की अवस्था में होती है, जब वो माइनस में जाती है तो बर्फ़ जमना शुरू होती है। तो जो हमारा पानी है इसका जो गलनांक माना गया है या गलनांक होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। तो पानी का जो गलनांक है वो है 0 डिग्री। लेकिन अगर हम पानी के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, तो यहाँ पर उसका जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री। तो किस अवस्था में कोई द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा है वह होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर देखिए ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा गलनांक, और अगर द्रव गैस में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा हमारा क्वथनांक। ठीक है, अब हमसे क्वथनांक के बारे में पूछा गया है, यानी कि कोई चीज़ द्रव से गैस बन रही है और उसके टेम्परेचर में, मान लीजिए जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी हमारा 99 पर उबल जाए या 98 पर उबल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 101 पर उबल जाए। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका पहला कारण दिया गया है दाब में भिन्नता। अब देखिए दाब में भिन्नता के कारण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं। प्लेट रखने से क्या होता है कि दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने से क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दूध का वो घट जाता है, जिससे हमारा दूध जल्दी उबल जाता है। तो यहाँ पर यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है शाकनाशी और कीटनाशी, ऑप्शन बी दिया गया है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, ऑप्शन सी कूड़ा और कचरा, ऑप्शन डी औद्योगिक बहिस्त्राव। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, तो हो सकता है ये आपको लगे कि यही विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है। सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है कूड़ा और कचरा। आप भी देखते होंगे, आप दिन में बाइक चलाएं ना चलाएं, लेकिन आप कूड़ा या कचरा तो थोड़ा बहुत कर ही देते होंगे। तो कूड़ा और कचरा विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मिजोरम। ये देखिए एक हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमें केवल इन चारों राज्यों में ही कंपेयर करना है कि किस में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। वैसे अगर हम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो है केरल में, 96% से भी ऊपर की साक्षरता दर है। लेकिन केरल ऑप्शन में है नहीं, अगर केरल होता फिर तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब हमें इन चारों ही में ही कंपेयर करना है कि किस में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो साक्षरता दर है वो है लगभग 72% की। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में साक्षरता दर है 76%। ये मैं लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो साक्षरता दर है वो है लगभग 82%। और मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 91%। तो देखिए मिज़ोरम में जो साक्षरता दर है वो इन तीनों से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा मिज़ोरम सही होगा। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्यता का 1/4, ऑप्शन बी कुल सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन सी लोकसभा की 25% संख्या, ऑप्शन डी न्यूनतम 100 सदस्य। यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि अगर हमें लोकसभा की बैठक आयोजित करनी है तो कितनी संख्या में सदस्य हों, क्योंकि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मान लीजिए 10 या 20 सदस्य आए और लोकसभा की बैठक चल जाए। तो उसके लिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। इसको देखिए हम कोरम भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कोरम कितना है तो इसको हम कोरम भी बोल सकते हैं। तो लोकसभा का जो कोरम होता है वो होता है 1/10वां भाग, 1/10, यानी कि इसको हम 10% भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये तो हुई देखिए कोरम की बात। अब अगर हम थोड़ी सी लोकसभा की बात करें तो देखिए आर्टिकल 79 आपको ये याद रखना है, 80 और 81। 79 के बारे में बताया 79 में बताया गया है संसद के बारे में, 80 में बताया गया है राज्यसभा और 81 में बताया गया है लोकसभा। संसद के ही पार्ट होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो आप इन तीनों को एक साथ आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा का आर्टिकल हो गया 81। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें जो जा सकता है सदस्य, उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए वो होनी चाहिए 25 ईयर। ठीक है। अब अगर हम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष, तो वो थे हमारे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का जो पूरा नाम था वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये एक ऐसे अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष भी हैं, और इन पर सबसे शुरू में जो कहना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था, लेकिन लाया जरूर गया था। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन से लोकसभा के अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो भी जीवी मावलंकर ही हो जाएंगे। और लोकसभा की जो पहली बैठक थी वो चली थी हमारी 17 अप्रैल 1952 को। 1952 ये राज्यसभा से पहले चल गई थी, राज्यसभा की बाद में चली थी। अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की बैठक चलेगी 13 मई 1952 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब अगर हम थोड़ा सा और लोकसभा के बारे में बात करें तो देखिए लोकसभा जो धन विधेयक होती है, धन विधेयक जिसके बारे में संविधान में बताया गया है आर्टिकल 110 में, धन विधेयक पहली बार लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष ये घोषित करता है कि ये एक धन विधेयक है। ठीक है। इसके अलावा देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी हम इस्तीफा देते हैं वो अपने से बड़े को देते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और अगर उपाध्यक्ष इस्तीफा देगा तो वो अध्यक्ष को देगा। तो ये आपस में ही एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम आपातकाल में लोकसभा की बात करें तो आपातकाल के दौरान, देखिए आपातकाल के दौरान इलेक्शन तो हो नहीं सकते हैं, तो आपातकाल में जो लोकसभा की बैठक है या लोकसभा के टर्म है उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में, एक बार में। और कितनी बार बढ़ाया जा सकता है तो ये अनिश्चित है, इसको कितनी बार ही बढ़ाया जा सकता है। और मान लीजिए अगर आपातकाल नहीं है, नॉर्मल डेज हैं, तो लोकसभा का कार्यकाल 6 मंथ्स बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। एक देखिए आपको क्या याद रखना है, 72वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, जिसमें परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग ने यह कहा था कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2026 तक लोकसभा की सीट में परिवर्तन नहीं होगा। ये किसने कहा है? परिसीमन आयोग ने। ये आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ें हैं जो आपको लोकसभा के बारे में याद रखनी है। अब हमसे पूछा गया था कि कितने सदस्य होने चाहिए न्यूनतम, वे होनी चाहिए 1/10 भाग। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए मृत्यु दर में वृद्धि, ऑप्शन बी महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन सी जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन डी वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है मृत्यु दर में वृद्धि। अब देखिए अगर मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी दिया गया है महिलाओं के अनुपात में वृद्धि। अब देखिए महिलाओं के अनुपात में वृद्धि है, अब इससे जनसंख्या वृद्धि होगी या नहीं होगी इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है, तो यहाँ पर हम इसको सही नहीं मान सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहा गया है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। अब देखिए अगर जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है तो इससे जनसंख्या वृद्धि 100% होगी, तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? ऑप्शन ए प्रगामी कर, ऑप्शन बी आनुपातिक कर, ऑप्शन सी पश्चिगामी कर, ऑप्शन डी अवक्रमिक कर। यहाँ पर देखिए हम पहले इन सभी टैक्स की इंग्लिश देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वह कौन सी कंडीशन है जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है प्रगामी कर। प्रगामी कर को इंग्लिश में बोलना है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा है अनुपातिक टैक्स, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। तीसरा है पश्चिगामी टैक्स, इसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स। फोर्थ है हमारा अवक्रमिक कर, इसको हम बोलते हैं डिग्रेसिव। डिग्रेसिव टैक्स। अब देखिए हम ये देखते हैं कि वह कौन सी कंडीशन है जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जा सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक निर्धन व्यक्ति है, उसको एक मोबाइल पसंद आता है और मोबाइल की कीमत है 20,000, ठीक है। इसी तरह से एक धनी व्यक्ति है, उसको भी वही मोबाइल पसंद आता है, यानी कि उसको भी 20,000 का मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर 2,000 रुपये या 3,000 रुपये जितना या मान लीजिए 2,000 रुपये लगता है टैक्स। अब देखिए निर्धन व्यक्ति अगर है तो उस पर टैक्स कम लगना चाहिए क्योंकि वह निर्धन है। आपने भी देखा होगा कि जो आयकर के स्लैब होते हैं उसमें एक सीमा तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद जो टैक्स लगता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आप कितने ही अमीर हो या कितने ही गरीब हो, आपको बराबर टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर जो निर्धन वर्ग होता है वो उस पर ये कहा जाता है कि ये धनी वर्ग से अधिक टैक्स देता है क्योंकि उसकी सैलरी तो इतनी है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन को ऐसा माना जाता है कि निर्धन वर्ग धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक टैक्स देता है। और देखिए अगर आप इसको देखेंगे कि इस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, तो देखिए ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव होगा तो यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल नहीं है। अगर प्रोग्रेसिव बनाना है तो यहाँ पर निर्धन पर हमें कम टैक्स लगाना है और जो धनी वर्ग है उस पर अधिक टैक्स लगाना है, तो यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं हो सकता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर ये उसका एग्जाम्पल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है। तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स, तो यहाँ पर देखिए रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है यानी कि पश्चिगामी कर है। फोर्थ है हमारा डिग्रेसिव यानी कि इसमें घटता जाता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो है ऑप्शन सी पश्चिगामी कर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए सरकार बनाना, ऑप्शन बी अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन, ऑप्शन सी जनमत बनाना, ऑप्शन डी चुनाव लड़ना। देखिए अगर हम हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताएं तो वो होता है अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन। अगर एक बार सरकारी नीतियों में तुम्हारे अनुसार परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए शिवाजी अफजल खान, ऑप्शन बी नूरजहां महावत खां, ऑप्शन सी अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर बैरम खां। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि कौन समकालीन थे तो शिवाजी और अफजल खां समकालीन थे, नूरजहां और महावत खां समकालीन थे,
अकबर और राणा प्रताप समकालीन थे, लेकिन बाबर और बैरम खां समकालीन नहीं थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी अटाकामा। तो देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार की बात करें तो वह पाया जाता है अटाकामा के मरुस्थल में। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, अश्रु ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए हथेलियों में, ऑप्शन बी मुख गुहिका में, ऑप्शन सी नेत्र गुहा में या ऑप्शन डी पेट में। यहाँ पर देखिए, अश्रु ग्रंथि की बात की गई है। आंसू आँखों से निकलते हैं तो ये आँखों में ही उपस्थित होंगी। आँखों को नेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी दिया गया है नेत्र गुहा में। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासेस का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी एथेनॉल या ऑप्शन डी गन्ना। देखिए, किण्वन या फ्रेगमेंटेशन की जो क्रिया होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है वो बनाया जाता है एथेनॉल। एथेनॉल का अगर आप सूत्र देखेंगे तो वो होता है C2H5OH। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल को एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्कोहल अगर बनाना है, आपको पता है एल्कोहल का प्रयोग कितना होता है। तो एल्कोहल जो बनता है वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक बनता है वो बनता है एथेनॉल। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड से, ऑप्शन सी कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड से। देखिए, अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान या ऑप्शन डी भारत और नेपाल। देखिए, सियाचिन जो ग्लेशियर है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो हमने फिर वापस उसको प्राप्त किया था। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। और आपको ये भी याद रखना है कि सियाचिन जो युद्ध क्षेत्र है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने लिखी थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी BS नॉयपॉल, ऑप्शन सी सर रिचर्ड बर्टन, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंसन। देखिए, जब भी इस तरह की कोई पंक्ति आएगी तो आप देखिए सभी को तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आई है आप उनको नोट डाउन करके उनको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही होती हैं जो रिपीट होती हैं। वरना अगर आप जैसे मान लीजिए यही चार हैं, अगर आप इन्हीं की पंक्तियों को देखेंगे तो इन्होंने पता नहीं कितनी बातें कही होंगी, तो आप इन चारों की ही याद नहीं कर सकते हैं, इन्होंने इतनी बातें कही होंगी। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि किसी एक को ले लिया फिर उसकी सभी पंक्तियाँ याद कर ली। जो आपकी प्रीवियस ईयर में आई हैं केवल उन्हीं को याद कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये कहा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी कुमारी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी श्री तारकेश्वर सिन्हा, ऑप्शन डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए, अगर हम किसी भारतीय राज्य की बात करें जिसकी प्रथम महिला राज्यपाल रही हो तो पहले तो आपको राज्य का नाम याद करना है। राज्य हो जाएगा यूपी। और जो महिला राज्यपाल रही हैं तो यहाँ पर राज्यपाल का नाम आ जाएगा सरोजिनी नायडू। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला
मुख्यमंत्री कौन थी। अगर यहाँ पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री की अगर बात होगी महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर भी जो राज्य होगा वो यूपी ही होगा। और इस बार जो सीएम बन जाएंगी वो बन जाएंगी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की वाइफ थी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है राज्यपाल, तो राज्यपाल हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सी IP और ऑप्शन डी UDP। यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले तो इनकी फुल फॉर्म ही देख लीजिए। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है TCP। TCP होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है IP। IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। और UDP होता है हमारा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर देखिए हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे 27 अगस्त 2016 की पहली शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई शिकायत या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन डिसलाइक क्यों की है ये ज़रूर बता दीजिएगा ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।